नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले हम ज्योग्राफी की लगभग 10 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी वीडियो का 11वां पार्ट है। यहाँ तक हमने इंडियन ज्योग्राफी में लगभग भारत जो हमने शुरुआत की थी वो भारत का जो भौगोलिक विस्तार था वहाँ से शुरुआत की थी और उसमें भी हमने जो प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं जैसे उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश हमने कंप्लीट किया। फिर आगे चलने के बाद हमने उनसे लगने वाले जो तटीय मैदान है मतलब जो ग्रेट प्लेन है भारत में उत्तर के जो विशाल मैदान है हमने कंप्लीट किया। फिर आगे चलने के बाद हमने प्रायद्वीपीय भारत में घुसे और प्रायद्वीपीय भारत में हमने प्रायद्वीपीय पठार का बढ़िया अच्छे तरीके से अध्ययन किया और फिर इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो हमने पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान और उनसे लगने वाले जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है उनका अध्ययन किया। और वहाँ तक हमारी जो क्लास थी मतलब जो हमारी 10वीं क्लास थी वहाँ तक वो जो पार्ट था भारत का प्रादेशिक आधार पर जो वर्गीकरण हम भारत का कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका था। अब इंडियन ज्योग्राफी में हमें जो पढ़ना है वह है अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र की जब हम बात करते हैं ना तो देखो अपवाह तंत्र का जो बेसिक मतलब ये है नदी, और नदी भी भारत की नदी ना कि वर्ल्ड की नदी। हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो भारत की नदियाँ हैं और उसकी जो सहायिकाएँ हैं उनको पढ़ना है। भारत की सहायिका नदियाँ वैसे यहाँ जो मतलब जैसे कोई भी एग्जाम है यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, आरओ हो गया और एआरओ हो गया, बड़े एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर जीएस अच्छे लेवल की पूछी जाती है। मेरी वीडियोस उन्हीं एग्जाम के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं इस बात का ध्यान नहीं रख रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। मुझे अपना काम बेहतर करना है। मैं केवल अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब आज से 1, 2 साल 3 साल बाद भी अगर कोई मेरी वीडियोस को देखे तो उसको लाभ हो सके, इस तरह का मेरा ध्येय रहता है। तो मैं लगातार ये काम करता रहूँगा। देखो जब तक मेरे पास समय है मैं करता रहूँगा। और देखो मेहनत का फल मिले या ना मिले पर हमें तो मेहनत करनी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र की जब हम बात करते हैं तो अपवाह तंत्र से मतलब क्या है, पहले तो हमें ये पता करना है कि अपवाह तंत्र यहाँ पे इस बात का मतलब क्या है। फिर इसी को हम जो है परिचय में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे, फिर हम अपवाह तंत्र के प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो हमारे अध्ययन का तरीका होगा अपवाह तंत्र को पढ़ने का, तो अपवाह प्रतिरूप को हम पढ़ेंगे। फिर भारत में कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं हम उनका प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे और अपवाह तंत्र की जो हमारी बेसिक नॉलेज है वो हो जाएगी। तो पहली बात तो हम ये तय करेंगे कि अपवाह तंत्र का परिचय क्या है। मतलब अपवाह तंत्र जो हम बोल रहे हैं, जो हम शब्द बोल रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है। तो परिचय में ही इस बात को हम जान लेते हैं। तो देखिए जैसे हम ना बात करते हैं परिचय की तो इसका अर्थ इस बात से तय होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप ये समझिए जैसे अगर बाय द वे ये हिमालय है और हिमालय की ये जो चोटियाँ हैं इसमें से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है इसी में ही। जैसे यहीं से ही आपको सिंधु नदी का उद्गम स्थल देखने को मिलेगा, गंगा का उद्गम स्थल भी यहीं है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी यहीं है। तो इसका मतलब एक नदी तो ये है, ये वाली जो नदी है ये वाली, इसको हम बोलते हैं सहायक नदी, मतलब इसको बोलते हैं मुख्य नदी। लेकिन केवल मुख्य नदी नहीं बह रही होती, उसके आसपास की छोटी छोटी नदियां भी होती हैं। तो इसका मतलब पर वे कहीं ना कहीं जाकर मुख्य नदी में अपने जल का विसर्जन कर देती हैं, तो हम उनको कहते हैं सहायक नदी। तो एक तो होगी जो बड़ा जो मतलब जैसे यहाँ से ये इसका उद्गम हुआ, उद्गम का मतलब है जहाँ से कोई नदी स्टार्ट हुई, जैसे किसी ग्लेशियर से नदी स्टार्ट हुई तो हम उसको उद्गम कहते हैं। और जहाँ पर फाइनली वह अपने जल को अपवाहित कर दे, उड़ेल दे, तो हम उसको क्या कहेंगे, तो हम उसको कहेंगे उसका मुहाना। तो जैसे यहाँ से निकलने वाली हिमालय की अधिकांश नदियाँ अपना जो जल है वो बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में अपवाहित कर देती हैं। तो हम ये कहेंगे कि इसका उद्गम स्थल तो हिमालय है जबकि इसका मुहाना बे ऑफ बंगाल है। तो इसकी जो सहायिकाएँ हैं जैसे मुख्य नदी और इसकी जो छोटी छोटी सहायिकाएँ हैं, इन नदियों के द्वारा जो जिस तंत्र का निर्माण किया जाता है, मतलब जैसे ये हमारे पास एक मुख्य नदी है और इस मुख्य नदी की अन्य सहायिकाएं अगर इन सबको मिला दो तो ये हमारे पास एक पैटर्न जो मिला, इस पैटर्न को हम कह रहे हैं नदी तंत्र या अपवाह तंत्र। अपवाह का मतलब होता है बहना, तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। तो अपवाह तंत्र तो ड्रेनेज सिस्टम।
तो यहाँ तक की बातें समझ आई आपको, इस बात का अर्थ क्या है। तो अपवाह का मतलब यही है कि जो हमारे पास मुख्य नदी है और उसकी जो सहायिकाएं नदियाँ हैं जिस तंत्र का निर्माण करती हैं, हम उसी को कहते हैं अपवाह तंत्र। अब इसमें जो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। तो अपवाह तंत्र में आने वाली शब्दावलियां अगर आप पहले ही पढ़ लो तो आने वाली जितनी भी नदियां हम पढ़ेंगे वो आराम से कवर कर ली जाएगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आते हैं, यहाँ से सवाल आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, लेकिन फिर लोग ये कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, आपके बेसिक से ही चीज़ें आती हैं। तो महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ हैं, चलो हम इनको पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो है नदी बेसिन। नदी बेसिन किसको कहते हैं? तो देखिए, नदी बेसिन किसे कहते हैं, मैंने वैसे तो यहाँ लिख रखा है कि मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदी है उसके बीच का जो एरिया है हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे नदी बेसिन। मतलब जैसे ये हमारे पास ये गंगा नदी है और ये इसकी सहायक नदी है यमुना, तो ये है गंगा और ये है यमुना। और नदी बेसिन क्या है, नदी बेसिन इसके जो आसपास का एरिया है। नदी केवल इस मार्ग का अनुसरण नहीं करती, जब इसके पास ज़्यादा जल होता है तो वह आसपास के एरिया के जो भवन है उनको भी अपने साथ ले जाती है। समस्या ये है कि नदी उन भवनों को नहीं ले जा रही है, वे भवन नदी के उस अक्षेत्र में बने हुए हैं जिस अक्षेत्र से कभी ना कभी नदी गुजरी थी। तो उस अक्षेत्र में जो लोगों ने ये कह सकते हैं कि अतिक्रमण करने की वजह से वहाँ पर अपने भवनों का निर्माण किया, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि नदी के पास उतना जल है कि उसको बहना है, वह तो अपने अक्षेत्र से बहेगी ना। नदी तो सदियों से उसी अक्षेत्र से बह रही है ना। जैसे आप देखोगे दिल्ली में यमुना नदी बहती है तो लोगों ने उसके बेसिन में मकान बना रखे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी हैं। तो नदी तो अपने क्षेत्र से ही बहेगी ना, तो वो क्या करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ देती है, अपने साथ मलबा को ले जाती है। तो नदी अपने प्राकृतिक मार्ग का अनुसरण करती है और वहां पर अगर मानव अपनी आबादी का बसाव करना भी चाहता है तो वो उसकी मूर्खता है। कभी ना कभी नदी अपना मार्ग, अपना जो जल है वहां से जरूर गुजारेगी। तो चले, इसके बाद जो नदी बेसिन है इसकी मुख्य सहायक नदी है, ये तो है इसकी मुख्य नदी और दूसरी है इसकी सहायक नदी। और इसके बीच का जो एरिया है, इसी को मतलब इसके बीच का जो एरिया है वह इसका क्षेत्रफल कहलाता है और वही है इसका नदी बेसिन। फिर इसके बाद है जल ग्रहण क्षेत्र। देखिए, जब हम बात करते हैं जल ग्रहण क्षेत्र की, तो जो जल ग्रहण क्षेत्र है ना, ये भी एक शब्द है, आपको इसको समझना है। जिस मतलब जिस अक्षेत्र से नदी होकर गुजरती है या जिस अक्षेत्र से नदी होकर गुजरती है उस विशिष्ट अक्षेत्रफल को उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। मतलब जिस विशिष्ट अक्षेत्रफल से नदी अपना जल बहाकर ले जाती है उस अक्षेत्रफल को कहा जाता है उसका जल ग्रहण क्षेत्र। फिर इसके बाद है अपवाह द्रोणी, किसको कहते हैं? तो देखिए, अपवाह द्रोणी भी ज़्यादा बड़ा शब्द नहीं है, आप इसको भी समझ सकते हैं। इसमें भी क्या है, जैसे एक मुख्य नदी है और उसकी जो सहायक नदी है उसका जो अपवाह का क्षेत्र है वह जिस क्षेत्र से होकर गुजर रही है उस पूरे क्षेत्र को हम कहेंगे अपवाह द्रोणी। मतलब ये वाला, जैसे ये हमारे पास यमुना नदी थी, ये गंगा नदी थी, ये पूरा का पूरा हम इसको क्या कहेंगे, यह एक अपवाह द्रोणी है। तो मतलब मुख्य और उसकी सहायक नदियों का जो एरिया है, जो अक्षेत्रफल है, हम उसी को कहेंगे अपवाह द्रोणी। तो फिर जल विभाजक क्या है? तो देखिए, जो जल विभाजक होता है ना, वो दो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। मतलब जैसे अगर आप देखोगे प्रायद्वीपीय भारत में अगर आप ये जो है ना थोड़ा सा भी आइडिया है तो ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत और यहाँ पे है अरावली और यहीं पे साहिद्री भी है। और अरावली जो है क्या करता है, इधर जो नदियां गिर रही हैं इसको बोलते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु जो अपवाह द्रोणी है उसको गंगा अपवाह द्रोणी से अलग करता है। इसका मतलब जल विभाजक का कार्य यहाँ पे कौन कर रहा है, अरावली। तो जल विभाजक क्या करता है, दो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है और अरावली इसका बढ़िया एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद अब हमने ये शब्द पढ़ लिए, तीन शब्द इंपॉर्टेंट थे, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, अपवाह द्रोणी क्या होता है और जल विभाजक क्या होता है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न। तो देखिए, जब हम ना ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं, अपवाह प्रतिरूप की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें इसका अर्थ जान लेना है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं, इसका अर्थ है क्या।
तो सबसे पहली बात, इसका अर्थ है किसी क्षेत्र में नदियों की ज्यामितीय व्यवस्था। मतलब जब नदियां किसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं तो वे जिस पैटर्न का निर्माण करती हैं, गणितीय पैटर्न, जैसे वो समकोण पर मिल रही हैं, वो 90 डिग्री के कोण पर मिल रही है, या वो मतलब अरिय फॉर्म में, मतलब ऐसे गोल गोल जिसको बोलते हैं अरिय फॉर्म में मिल जाना, या वो समकोण पर, एक नदी जा रही थी समकोण पर मिली, तो वे जिस ज्यामितीय पैटर्न को फॉलो करती हैं उसी को हम कहते हैं उसका अपवाह प्रतिरूप, उसी को हम कहते हैं उसका ड्रेनेज पैटर्न। तो ये किस बात पर निर्भर करता है? ये चट्टानों पर निर्भर करता है कि मतलब जिस मार्ग से नदियां बह रही हैं उस मार्ग में चट्टानों की जो संगठन है, चट्टानों का जो क्रम है वो किस तरीके का है, इस बात पर निर्भर करता है। चट्टानें अगर कठोर हैं तो नदियां अपना मार्ग चट्टानों के अनुसार ही बनाएंगी, लेकिन अगर चट्टानें कठोर नहीं हैं, भंगुर है, टूटने वाली हैं, तो नदी उन चट्टानों को काटकर सीधे प्रवाहित होगी, अपने प्राकृतिक मार्ग का अनुसरण करेगी। तो इसका मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि चट्टानों का संगठन किस तरीके का है। तो भारत में, अच्छा यहाँ पे क्योंकि हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर भारत का प्रतिरूप पढ़ेंगे। तो भारत में जो नदियों का प्रतिरूप है हम उसको पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर क्या है? पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। देखिए पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप, वैसे तो कुल मिलाकर यहाँ पे 10 से 12 मतलब पैटर्न है। तो पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप को हम पढ़ना चाहते हैं तो इस बात का क्या मतलब है? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब है पहले से विद्यमान प्रतिरूप, मतलब ऐसा प्रतिरूप जो पहले से विद्यमान हो। जैसे हमारे पास, भाई आपको मैं बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मेरी पिछली वीडियोस में अगर आपने देखी हैं तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि ये यूरेशियाई प्लेट है और यूरेशियाई प्लेट और ये भारतीय प्लेट है। जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय के निर्माण से यहाँ की जो, यहाँ पे जो मतलब एक तैतीस सागर था उसके अवसाद ऊपर उठे थे, हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन एक नदी और भी थी जिसको बोलते थे इंडो ब्रह्म नदी, हम कल की क्लास में उसका जिक्र करेंगे। इंडो ब्रह्म नदी हिमालय के निर्माण से भी पहले एक नदी बहती थी और उसको हम एक विशाल नदी के रूप में देखते हैं। लेकिन जब ये भारतीय भाग इससे टकराया तो अरावली और दक्षिण की रेंज बीच में से उठी, तो उस भाग को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पश्चिमी भाग सिंधु नदी में, मध्य भाग गंगा नदी और पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र नदी में वो मतलब जो बट गया था। इसका मतलब ये है कि जो नदियां उसी पुराने पैटर्न को फॉलो करती हैं, जिस पैटर्न से वो जो नदी थी इंडो ग्रीक नदी बह रही थी, वो जो नदी थी वो असम से लेकर कहाँ तक? असम से लेकर पंजाब तक वो नदी बहती थी और एक बड़े पैमाने पर उसका जल ग्रहण क्षेत्र था। तो इस पैटर्न को जो भी नदी फॉलो करेगी तो हम उसको कहेंगे पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। और ऐसी कौन सी नदी हैं? जैसे सिंधु नदी उसी पैटर्न को फॉलो करती हैं और सिंधु की जो सहायिकाएं हैं, जैसे सतलुज नदी उसकी सहायक है, काली नदी, गंगा नदी और अरुण नदी, ये जो नदियां हैं ये उसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। ये बात ध्यान रखने की है। तो ऐसे गंगा नदी यहाँ नहीं आएगा, सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी और अरुण नदी, ये नदियां जो हैं पूर्ववर्ती पैटर्न को फॉलो करती हैं। फिर इसके बाद है अनुवर्ती पैटर्न। अनुवर्ती पैटर्न का मतलब है वे नदियां जो ढाल के अनुसार बहें। ढाल का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास ये प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत का ढाल मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि जैसे ये हमारे पास साउथ, जैसे ये हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास साउथ है, इसका जो ढाल है, इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, मतलब इस ओर इसका ढाल है हमारे प्रायद्वीपीय भारत का। तो इस ढाल का अनुसरण करने वाली जो भी नदियां होंगी हम उनको कहेंगे अनुवर्तीय अपवाह प्रतिरूप बनाने वाली नदियां। तो ढाल का अनुसरण करने वाली ऐसी कौन सी नदियां हैं? तो यहीं पर मिलने वाली गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तो ये सब नदियां कौन सी हैं? ये सभी नदियां अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप बनाने वाली नदियां हैं। तो गोदावरी उसमें से एक नदी है, कृष्णा उसमें से एक नदी है, कावेरी उसी में से एक है, पेरियार भी है, नर्मदा और तापी भी है। अब आप ये सोच सकते हो नर्मदा और तापी कैसे है? ये तो हमारे पास ये मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो देखो नर्मदा इस साइड गिरती है, तापी इस साइड गिरती है, अरब सागर में गिरती है। लेकिन अगर आप देखो तो इस वाले भाग का जो ढाल है वो इसी साइड है, मतलब जैसे ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया
और इसका ढाल अगर आप देखोगे तो ये जो है ना नॉर्थ और वेस्ट की ओर है, तो ये नदियां भी इसी डायरेक्शन में गिरती हैं। तो ढाल का अनुसरण करने वाली नदियां को हम क्या कहेंगे? अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप वाली नदियां। अब इसके बाद है परवर्ती अपवाह प्रतिरूप। देखो वे नदियां जो ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर मिलती हैं, दोनों में बस यही अंतर है, जो ढाल का अनुसरण करें और समकोण पर मिले। मतलब जैसे मैं प्रायद्वीपीय भारत को दोबारा से फिर बनाता हूं, तो इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए जैसे ये हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है और इसका जो उत्तर का जो भाग है, इसका उत्तर का ढाल उस साइड को है, उत्तर की ओर है। तो यहां से विंध्य श्रेणी से निकलने वाली कुछ नदियां गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। इसका मतलब ये क्या कर रही हैं? ये परवर्ती ढाल, मतलब वैसे तो ये इसका ढाल इस साइड है, लेकिन ये इस नदी से जाके मिलती हैं समकोण पर 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर मिलने वाली और ढाल का अनुसरण करने वाली उन नदियों को हम कहते हैं परवर्ती प्रतिरूप वाली नदियां। इसी में से चंबल एक नदी है, केन नदी है, सिंध, बेतवा और सोन नदी। देखिए कल की क्लास में कौन कौन सी नदी कहां पर पाई जाती हैं और कौन किसकी सहायक नदी है, कल की क्लास में हम आराम से बता देंगे। बस अभी तो आपको केवल ये समझना है कि पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, और ये सभी की सभी नदियां या तो गंगा की नदी हैं या यमुना की सहायक नदी है। फिर इसके बाद अध्यारोपित नदी। देखिए अध्यारोपित नदी उसको कहते हैं जो असंगठित चट्टानों से होकर बहती है। असंगठित चट्टानों का मतलब ये है कि जो चट्टानें भंगुर हैं, टूटी हुई हैं। तो असंगठित चट्टानों से होकर बहने वाली नदियों के बीच मार्ग में कोई अवरोध ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। तो ऐसी जो नदी है, बस मैं केवल एग्जाम्पल बता देता हूँ, दामोदर ऐसी नदी है, स्वर्णरेखा ऐसी ही नदी है, चंबल ऐसी नदी है, बनास ऐसी नदी है, और रीवा के पठार से निकलने वाली नदियां भी अध्यारोपित नदियां हैं। फिर इसके बाद है द्रुमाकृतिक और या वृक्षाकार प्रतिरूप या पैटर्न फॉलो करने वाली नदियां। देखो वृक्षाकार पैटर्न का क्या मतलब है? वृक्षाकार पैटर्न का मतलब ये है कि जैसे कोई एक नदी बह रही थी और यहाँ पर एक कठोर चट्टान मिली, कठोर चट्टान ने इसके मार्ग को दो भागों में तोड़ दिया, इस मार्ग में। फिर क्या हुआ, इसके मार्ग में फिर दो पैटर्न, मतलब एक चट्टान मिली तो उसने इसको दो भाग में तोड़ दिया, इसके मार्ग में फिर दो, मतलब एक कठोर चट्टान मिली, दो भागों में टूट गई, एक शाखा ये भी दो भागों में टूट गई, ये शाखा दो भागों में टूट गई। अगर आप देखोगे तो वृक्ष के जैसे इसकी शाखाएं निकल रही हैं। तो ऐसी नदियां जो वृक्ष के जैसे शाखाओं में बढ़ जाएं, जिसकी छोटी छोटी शाखाएं वृक्ष के जैसे शाखाओं में बढ़ जाएं, हम उस प्रतिरूप को कहते हैं, उस अपवाह प्रतिरूप को कहते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप या द्रुमाकृतिक प्रतिरूप। और ये कब, मतलब इस तरह का जो गठन है वो कब होता है? जब नदियों का ढाल कम होता है, और जब नदियों का ढाल कम होता है तो वे कटाव नहीं कर पाती, उनकी तीव्रता कम है, तो चट्टानों को तोड़ना उनकी बस की बात नहीं होती। तो जैसे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में ये अपवाह प्रतिरूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम गंगा नदी का मतलब जब हम गंगा नदी का चित्र बनाएंगे या हम उसका डायग्राम बनाएंगे, उसकी सहायिकाओं का डायग्राम बनाओगे, तो आप देखोगे कि उसमें कितना, मतलब बहुत सारी नदियां आपस में मिल रही हैं और एक पेड़ जैसी श्रृंखला देखने को आपको मिल रही है। फिर इसके बाद है कंटकीय प्रतिरूप। देखो ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारे पास एक नदी जा रही थी और इसकी जो सहायक नदी है, ये अगर इससे समकोण पर मिल जाए, विपरीत है और समकोण पर मिल जाए, विपरीत मिले, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कंटकीय प्रतिरूप। तो ऐसी कौन सी नदी है? कोसी नदी, और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? अरुण नदी। इसके बाद है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप में क्या होगा, एक नदी से दूसरी नदी यदि सीधे समकोण पर मिले तो हम उसको कहेंगे आयताकार प्रतिरूप। और ये कहां पर देखने को मिलेगी? भ्रंश घाटियों में ये प्रतिरूप देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद है अरीय प्रतिरूप। देखिए अरीय प्रतिरूप क्या होगा, जब जैसे हमारे पास एक ज्वालामुखी पर्वत है, उसके चारों ओर अगर नदी बह रही है, जैसे ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, अगर इसके चारों ओर अगर कोई नदी बह रही है तो हम उस प्रतिरूप, उस पैटर्न को कहेंगे अरीय प्रतिरूप। मतलब गुंबदाकार पर्वत या ज्वालामुखी शंकु के चारों ओर बहने वाली नदियों को हम क्या कहते हैं? अरीय प्रतिरूप बनाने वाली नदियां। ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा ऐसी नदी है, सोन ऐसी नदी है, और महानदी ऐसी नदी है। फिर इसके बाद है समांतर नदियां। अच्छा, इसके बाद है वलयाकार नदी। तो वलयाकार नदी में क्या है?
जो वक्र या चापाकार मार्ग का अनुसरण करे। वक्र या चापाकार मार्ग का मतलब वक्र बनाते हुए वह नदी अपने पैटर्न को फॉलो करे तो वलयाकार। अब देखो क्या है, ज़्यादा इसमें है नहीं ज़्यादा बताने का। अब एक और रहेगी समांतर, जो हमारे पास नदियां हैं जो समांतर पैटर्न को फॉलो करने वाली हैं, हम उन्हीं को बोलते हैं समांतर प्रतिरूप। तो अगर आप देखोगे प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी तटीय एरिया है उसमें कोंकण तट और मालाबार तट के जो बीच की नदियां हैं वे सारी की सारी नदियां एक दूसरे के समांतर बह रही हैं। मतलब जैसे ये हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है तो यहाँ की नदियाँ एक दूसरे के समांतर बह रही हैं, तो इन्हीं को हम बोल रहे हैं समांतर प्रतिरूप। तो कोंकण तट और मालाबार तट से बहने वाली नदियाँ, कुछ नदियों के बारे में और बता रहा हूँ। जैसे कर्नाटक में 3 नदियाँ हैं, गंगावती, सारावती और नेत्रावती। तीनों ये समांतर बहती हैं एक दूसरे के, तो समांतर प्रतिरूप फॉलो करती हैं। और केरल में भी 3 नदियाँ हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं पर मैं 3 लेके आया हूँ, पेनानी, पेरियार और पेम्बा नदी। ये तीनों के तीनों समांतर पैटर्न को फॉलो करती हैं। इसके बाद एक और प्रतिरूप बचा हुआ है और वो है खंडित प्रतिरूप। खंडित प्रतिरूप का मतलब है कुछ नदियाँ कभी कभी जमीन के नीचे से प्रवाहित होती हैं, फिर मैदान आते ही क्या होती हैं, वे बाहर प्रकट हो जाती हैं। तो ऐसी नदियाँ जो मतलब किसी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं और बड़े बड़े चट्टाने खंड हुए तो चट्टानों के नीचे से बह रही हैं, मैदान आते ही बाहर प्रकट हो जाए, मतलब उसका मार्ग सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, खंडों के रूप में कहीं दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसी नदियों को हम कहेंगे खंडित प्रतिरूप वाली। तो जहाँ में कहीं कहीं पर विलुप्त हो जाती हैं और कहीं कहीं पर प्रकट हो जाती हैं, ऐसी नदियों को हम कहते हैं खंडित प्रतिरूप बनाने वाली नदियाँ। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो जो हमारी क्लास होगी वो सही तरीके से नदी की क्लास कल होगी, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थी। फिर भी हम ना नदियों का, भारत की जो नदियाँ हैं उनका वर्गीकरण 3 आधारों पर कर सकते हैं। एक आधार तो ये हो सकता है कि नदियाँ अरब सागर में गिर रही हैं या बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है नदियों के अध्ययन का। दूसरा तरीका ये हो सकता है उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर, मतलब किसी नदी का उद्गम किस क्षेत्र से हुआ है, क्या वे हिमालय की नदियां हैं या फिर में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो ये एक दूसरा तरीका होता है उनके अध्ययन का। और तीसरा तरीका होता है जल संभर के आधार पर, मतलब विभाजन के आधार पर हम नदियों को पढ़ेंगे और यही हमारी पढ़ने का क्रम होगा। इसी क्रम में हमारी क्लास भी होगी। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास पढ़ने का तरीका होगा समुद्र में विसर्जन के आधार पर। तो देखिए मैं बता चुका हूं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के आधार पर हम इनका अध्ययन करते हैं। बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां, अधिकांश नदियां ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदी तो हैं, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन बस ध्यान रखना भारत का 77% जल बे ऑफ बंगाल में ही जाकर गिरता है, क्योंकि अधिकांश नदियां उसी भाग में जाके गिरती है। मतलब ज़्यादातर नदियाँ, देखिए अगर ये हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है तो अधिकांश नदियाँ बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी हो, और चाहे गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सारी की सारी नदियाँ बंगाल में आकर अपना पानी विसर्जित करती हैं। इसका मतलब भारत का 77% जल बे ऑफ बंगाल में गिरता है। और अरब सागर में नर्मदा, तापी तो है ही, लेकिन एक नदी और है सिंधु और उसकी सहायक नदी। तो सिंधु नदी तंत्र भी अरब सागर का हिस्सा है, लेकिन ये केवल 33% जल ही अरब सागर में डालता है और ये डालता है 77% जल। और एक कमाल की बात यह है कि इन दोनों के दोनों को बीच में से जो मतलब अलग करता है अरावली, और मैंने लिख रखा है वैसे अरावली, सहिद्री और दिल्ली रेंज, इन दोनों मतलब अरब सागर की नदियों और बंगाल की खाड़ी को एक दूसरे से अलग करती है। बस ये बात ध्यान रखने की है। 23% में सिंधु और नर्मदा और तापी आ जाएगी। अब दूसरा जो हमारे पास क्रम है वह है उद्गम के आधार पर, उद्गम की प्रकृति के आधार पर। देखिए उद्गम ना नदियों का या तो हिमालय से हुआ है या प्रायद्वीपीय भारत से हुआ है। तो हिमालय की जो नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं, और ये होगा कल। तो आज अगर आप यहाँ तक हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।